हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और एक्सरसाइज 12.1 का सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? हमने ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है ये ग्राफिकली सॉल्व करनी है। मिनिमाइज कैपिटल Z इज इक्वल टू -3x + 4y subject to the constraints x plus 2y less than equal to 8, 3x plus 2y less than equal to 12, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है? सबसे पहले हमने लिखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू -3x + 4y, और इसको हमने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। तो हमने ब्रैकेट में शॉर्टकट में मिनिमाइज लिख लिया। उसके बाद कंस्ट्रेंट्स का मतलब मैं कल ही समझा चुका हूं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है लिमिटेशंस या शर्तें। तो सारी इनइक्वालिटीज जो होती हैं वो कंस्ट्रेंट्स होती हैं। x + 2y लेस देन इक्वल टू 8, कंस्ट्रेंट 1। 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12, कंस्ट्रेंट 2। उसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंस्ट्रेंट 3, एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंस्ट्रेंट 4। अब लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए तो ये कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कल मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था, इससे पिछला वीडियो लीनियर प्रोग्रामिंग 1, उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया था और उसमें मैंने समझाया था, लिंक में तुमने अगर वीडियो देखा है तो, कि ये हाफ प्लेन होता है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए कंस्ट्रेंट्स है, लेकिन ये अगर ग्राफिकली देखा जाए तो ये हाफ प्लेन है। ये चारों अपनी अपने हाफ प्लेन्स हैं, एरियाज हैं, रीजन्स हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या है? ड्रॉ। पहली लाइन कौन सी है? हमने कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है? ये जो एरिया है इसका हमने बॉर्डर ड्रॉ करना है कि बॉर्डर कहां पर होगा। और बॉर्डर कैसे पता चलेगा? x + 2y लेस देन की जगह इक्वल टू 8 करके, और फिर हम वो x और y का एक क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे, जो 10th क्लास में भी तुमने किया है, 11th क्लास में भी किया है। x और y ये इजीली सॉल्व हो सके इसलिए हम एक बार x को 0 पुट कर देंगे। x को 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा? 4, और एक बार y को 0 पुट कर देंगे तो x कितना आ जाएगा? 8। तो पॉइंट्स कौन से हैं हमने वो भी लिखने। पॉइंट्स आर 0,4, 8,0। ये हो गई पहली लाइन। तो दूसरी लाइन, सेकंड, 3x + 2y इक्वल टू 12। तो इसके लिए भी हमने बॉक्स बना लिया। x और y, और हमने एक बार x को 0 पुट किया तो y कितना आ गया? 6। y को 0 पुट किया तो x कितना आ गया? 4। तो पॉइंट्स आर 0,6, 4,0। ये हमारे पास आ गए लाइंस, बॉर्डर्स कहाँ कहाँ बनेंगे। और ये जो थर्ड और फोर्थ हैं ये तो ये वाई एक्सिस के लिए है, ये एक्स एक्सिस के लिए है, क्योंकि तुम जानते हो कि x इज इक्वल टू 0 वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है और y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है। वो तो हमने बनानी ही है। तो अब ऐसा करते हैं, अब ग्राफ पे चलते हैं, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन के साथ हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने ग्राफ बना लिया। देखो, सबसे पहले तो x एक्सिस
फिर वाई एक्सिस। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने ओरिजिन को इस कॉर्नर में क्यों बनाया, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास दो कंस्ट्रेंट्स हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी शेडिंग होगी, जो भी फिजिबल एरिया आएगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। तो इसलिए हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को बड़ा करके बना लिया, और हमें जो पॉइंट्स चाहिए थे उसमें x एक्सिस और y एक्सिस में बड़े से बड़ा नंबर 8 हमें मिल रहा था। तो हमने कम से कम 10 तक तो ग्राफ बनाना ही था। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट को बड़ा भी बनाया और ग्राफ को उन नंबर्स तक भी मैं लेके गया जिन नंबर्स तक हमारे पास पॉइंट अवेलेबल थे जो हमने प्लॉट करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था 0,4, 0,4, ये पॉइंट आ गया 0,4। और दूसरा पॉइंट था पहली ही लाइन के लिए 8,0, तो ये 8,0 है। इन दोनों को ज्वाइन करके मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी और साथ ही इसके ऊपर इसका नाम भी मैंने लिखना है। तो देखो नाम क्या था? नाम था x प्लस 2y इक्वल टू 8। x प्लस 2y इक्वल टू 8। उसके बाद जो दूसरी लाइन बनानी थी उसके लिए पॉइंट था x 0,6, तो 0,6 यहां पर है, और दूसरा था 4,0 जो कि यहां पर है। तो इन दोनों को ज्वाइन करके मैं एक और लाइन बनाता हूं जो कि सेकेंड हमारी कंस्ट्रेंट का बॉर्डर बनेगा, और इस लाइन का नाम भी इसके ऊपर मैंने लिखना है। वो क्या था? वो है 3x प्लस 2y। देखो मैं इस तरह करके लिख रहा हूं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने दोनों लाइनें ड्रॉ कर दी। अब एक तो x एक्सिस और एक y एक्सिस थी ही। अब एक चीज ध्यान दो स्टूडेंट्स, एक तो मैंने यहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस और ये दो लाइनें मिलाकर 4 लाइनें ड्रॉ की हैं। चारों के जो एरो हेड मैंने लगाए हुए हैं दोनों तरफ, देखो तीर के निशान मैंने चारों लाइनों में लगाए हैं, और ये y एक्सिस के लिए भी, और सभी का नाम उसके ऊपर लिखा है। देखो ये x एक्सिस है तो x लिखा, ये y एक्सिस है तो y लिखा, इस लाइन के ऊपर इसका नाम लिख दिया, और इस लाइन के ऊपर इसका नाम लिख दिया। ये बहुत ज़रूरी है। अब हमने टेस्ट पॉइंट चूज करना है। तो टेस्ट पॉइंट कौन सा होगा? मैंने कल भी बताया था, प्लेन में कहीं भी टेस्ट पॉइंट ले सकते हो, बस इन दो लाइनों से क्लियरली दूर होना चाहिए। तो क्लियरली दूर या तो 0,0 है, इन दोनों लाइनों से 0,0 दूर है। मैक्सिमम बुक्स में 0,0 ही कंसीडर किया हुआ होता है, या कोई और पॉइंट भी हो सकता है, जैसे ये वाला पॉइंट 10,2, ये पॉइंट भी हो सकता है। ये क्लियरली दूर है, तो चलो हम यही कर लेते हैं। और इसको जो भी टेस्ट पॉइंट हो उसको एक बार प्लॉट जरूर करके दिखाना है। तो 10,2 हमारा टेस्ट पॉइंट है, जो कि हम दोनों इनइक्वालिटीज में पुट करेंगे और फिर ट्रू और फॉल्स का अंदाजा लगाएंगे। तो चलो करें फिर। 10,2 पुट करते हैं। मैंने कहा पुट 10,2 इन इनइक्वालिटी 1 या एरिया 1। एरिया 1 क्या है? ये 10,2। तो क्या बन गया? 10 प्लस 4, क्योंकि देखो यहाँ 10 है, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 4 बन जाएगा। लेस देन इक्वल टू 8, यानी कि 14 लेस देन इक्वल टू 8। ये तो फॉल्स है, क्यों? क्योंकि 14 इज ग्रेटर देन 8। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर एरिया 1 या रीजन 1 डज नॉट कंटेन 10,2। तो जब ये फॉल्स आ गया तो हमने फिर से ग्राफ उठाना है और हमने देखना है कि ये जो बॉर्डर है, एरिया उसके उस तरफ नहीं है, इस तरफ तो फॉल्स आ गया, तो यानी कि इधर शेड होगा। हमने एक छोटा सा एरो लगा लिया, इधर शेड होने वाला। चलो अगला देखते हैं। अब पुट 10,2
इन एरिया 2। एरिया 2 क्या है? 3x + 2y <= 12। 10, 2 यानी 30 + 4 <= 12। तो हमारे पास क्या आ गया? 34 <= 12। अगेन फॉल्स। तो देयरफॉर एरिया 2 does not contain 10, 2। फिर से हम ग्राफ में देख लेते हैं। देखो, अब ये जो लाइन है इसके भी 10, 2 वाली तरफ क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो इधर शेड करना है इसके भी। तो बताइए फिर कि कौन सा एरिया बनता है? ये एरिया बनता है? नहीं, इस लाइन के ऊपर तो हम कर ही नहीं सकते। देखो, ये एरिया बनता है? नहीं, इस लाइन के इस तरफ नहीं कर सकते। और ये दो कंस्ट्रेंट कहते हैं कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेडिंग करनी है। तो क्लियरली ये जो मैं शेड कर रहा हूं ये वाला एरिया ही बनता है शेडिंग में। तो यहां तक तो 11th क्लास में भी तुमने किया हुआ है। 11th क्लास में ये 6 मार्क्स का आता था, अब शायद 4 मार्क्स का आए या 6 मार्क्स का आए। तो अब इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो हमने प्लॉट करने हैं। ये पहला पॉइंट है A 4, 0। ये B अभी हमने पता लगाना है, वैसे देख के ये 2, 3 लग रहा है। और C 0, 4। लेकिन स्टूडेंट्स ये चाहे देखकर 2, 3 लग रहा है, होगा भी 2, 3, लेकिन तुमने ग्राफ के ऊपर से ये पॉइंट प्लॉट नहीं करना कभी भी। ये बहुत ज़रूरी बात मैं समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि कई बार पॉइंट क्या आता है 8/3 जब सॉल्व करके आता है 5/3। तो 8/3 या 5/3 जैसा पॉइंट प्लॉट तुम ग्राफ से देख के कैसे कर सकते हो? तुमने क्या करना है, देखो ये दो लाइनों का इंटरसेक्शन है, ये दो इक्वेशनें दी हुई हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं रफ में सॉल्व करता हूं। यहां पे मैं रफ में सॉल्व कर रहा हूं, वो रफ पार्ट है। तो पहली लाइन है 3x + 2y = 12 और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x + 6y = 24। माइनस किया, 3x कैंसल, -4y = -12। तो y आ गया 3। तो y 3 आ गया हमारे पास। इस पॉइंट का y ऑर्डिनेट आ गया। x कैसे आएगा? इसमें 3 पुट कर दो, x प्लस यहां 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा 6 = 8। तो यहां से x आ गया 2। तो ठीक है, ये इतना एग्जैक्ट है और इतने आंसर इसके परफेक्ट हैं कि हमें जो ग्राफ में दिखाई दे रहा है वही एग्जैक्टली 2, 3 हमारा ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हैं। लेकिन कई बार मैं फिर बता रहा हूं कि पॉइंट इस तरह सॉल्व करके क्या आता है 8/3, 19/5। तो बताओ अब 19/5 या 8/3 को यहां कैसे लोकेट करोगे और आंसर में फर्क पड़ जाएगा। इसलिए कभी भी ग्राफ से देख के पॉइंट प्लॉट नहीं करना है। हमेशा जो इन बिटवीन लाइनें हैं उसमें जो पॉइंट्स यहां पे आएंगे वो 3, 4 भी हो सकते हैं, उसमें तुमने एक ही काम करना है कि जो दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उनकी इक्वेशंस को सॉल्व करो। x की वैल्यू और y की वैल्यू तुम्हें कोऑर्डिनेट्स देगी इस पॉइंट के। तो हमने ये तो तुमने इस पे नहीं करना स्टूडेंट्स, ये तो रफ वर्क था। तो ये ग्राफ अब कंप्लीट हो चुका है। A, B और C 3 पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। तो अब हमारा एक ही काम रह गया है और वो काम है रिजल्ट तैयार करना। तो रिजल्ट तैयार करते हैं। देखो हमारे पास पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है ए पॉइंट हमने प्लॉट किया था 4, 0। दूसरा पॉइंट है B 2, 3 और तीसरा पॉइंट है C 0, 4। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? ऑब्जेक्टिव फंक्शन था -3x + 4y। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ए पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ए। देखो -4 यहां पुट करो, -12 + 0 तो -12। फिर
बी पॉइंट पे इसकी क्या वैल्यू होगी, देखो माइनस का 6 प्लस का 12 प्लस का 6, और सी पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, 0 और 4 4 द 16। अब ये तीनों वैल्यूज तुम्हारे पास आ गई, लेकिन करना क्या था, करना एक्चुअली मिनिमाइज था। तो यहां पे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू ऑब्वियसली -12 है, तो इसके ब्रैकेट में हमने मिन लिख दिया और इस टेबल को कर दिया कंप्लीट। और अब लास्ट में हम रिजल्ट लिखने जा रहे हैं, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू -12 एट 4,0। ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये 4 मार्क्स का बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स। और अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 3। मैक्सिमाइज z 5x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 5, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन में मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y, जिसको हमने क्या करना है, हमने करना है इसको मैक्सिमाइज। तो ब्रैकेट में लिख लिया मैक्सिमाइज को शॉर्टकट में मैक्स। फिर कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं, पहला कंस्ट्रेंट है 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, 1, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 एंड 4। तो इनका क्या मतलब है, अगेन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेडिंग होनी है। तो पहला स्टेप मैंने स्टार्ट किया, ड्रॉ फर्स्ट लाइन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, और इसके लिए वो एक्स वाई का बॉक्स बनाया। x को 0 रखा तो y कितना आएगा, देखो 3, 15/5। y को 0 रखा तो x कितना आएगा, 15/3 यानी 5। तो देयरफॉर पॉइंट्स आर 0,3, 5,0। ये 2 पॉइंट प्लॉट करके हमने लाइन बनानी है। इसके बाद सेकेंड लाइन थी होगी हमारी 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसके लिए हमने बॉक्स बनाना है x y। x को 0 रखा तो y आ गया 10/2, 5। y को 0 रखा तो x आ गया 10/5 यानी 2। तो देयरफॉर पॉइंट्स आर 0,5, 2,0। तो इतनी हमारी जो ये इंफॉर्मेशन है, इससे हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ग्राफ हमारा तैयार है प्लॉट होने के लिए। तो पहला पॉइंट था 0,3, 0,3 ये पॉइंट है। उसके बाद अगला पॉइंट था 5,0 जो कि ये पॉइंट है। तो इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन हम ड्रॉ करेंगे। हमने ये लाइन ड्रॉ की और इसके ऊपर इसका नाम भी हमने लिखना है। तो नाम क्या है, देखो नाम है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, ये लिख दिया हमने। उसके बाद अगला पॉइंट था अगली लाइन का 0,5। तो 0,5 ये पॉइंट है और 2,0 ये पॉइंट है। अब इन दोनों को ज्वाइन करके हमने लाइन ड्रॉ करनी है और इसके ऊपर भी इसका नाम लिखना है। तो नाम क्या था, देखो स्टूडेंट्स, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये मैंने लिख दिया। और अब हमने डिसाइड करना है अपना टेस्ट पॉइंट। तो ठीक है, मैं इस क्वेश्चन में ऐसा करता हूं, टेस्ट पॉइंट रख लेते हैं हम किसको, 0,0 को रख सकते हैं। इन दोनों लाइनों से दूर है ना, तो रख सकते हैं।
तो ये तो प्लॉट हुआ ही पड़ा है। तो चलो आगे चलें फिर। अब हम अगली कार्रवाई करते हैं। हमने क्या करना है, इसमें और इसमें 0,0 पुट करना है। तो मैं लिखूंगा पुट 0,0 इन इनइक्वालिटी 1। इनइक्वालिटी 1 0 0, एक्स और वाई दोनों को 0 पुट किया तो ये तो 0 हो गया। तो हमारे पास आ गया 0 लेस देन इक्वल टू 15, जो कि एक ट्रू रिजल्ट है। 0 तो 15 से छोटा ही होता है। तो तुमने लिखना है देयरफॉर एरिया 1 कंटेन्स 0,0। तो यहां से ग्राफ पे क्या पता चला हमको, देखें, ये थी हमारी एरिया 1 का बॉर्डर ये था, और 0,0 इस तरफ पड़ा हुआ है और ट्रू आया रिजल्ट, यानी कि इस तरफ शेड होगा। हमने छोटा सा एक एरो लगा लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अगला कंस्ट्रेंट पुट करते हैं 0,0 उसमें। पुट 0,0 इन इनइक्वालिटी 2। तो 0,0, एक्स और वाई दोनों 0 हो गए, यानी कि पूरा 0 हो गया। 0 लेस देन इक्वल टू 10, जो कि ट्रू आ गया। 0 छोटा होता है 10 से। तो देयरफॉर एरिया 2 कंटेन्स 0,0। तो फिर से हम ग्राफ देखते हैं। ये है बॉर्डर हमारे कंस्ट्रेंट 2 का। उस तरफ फॉल्स होगा ऑब्वियसली जब इस तरफ ट्रू आया। ट्रू वाली तरफ तो हम शेड करते हैं। तो ये करने के बाद अब हम एरिया शेड करने की तरफ अगर सोचें तो कौन सा एरिया आएगा, ये वाला? नहीं, चाहे इसके लिए ट्रू है लेकिन इस लाइन के लिए तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो इधर दोनों को ट्रू आ रहा है। फिर क्या यहां होगा शेड? नहीं, क्योंकि इस लाइन के लिए गलत हो जाएगा। ऊपर शेड नहीं हो सकता, इस लाइन के नीचे ही हो सकता है। तो देखो साफ तौर पे हमें दिख रहा है कि ये एरिया शेड होगा, जो कि मैंने अभी तुम्हारे सामने शेड में कर रहा हूं। और ये 0,0, ये एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,0। ये पॉइंट है बीच में बी, और ये पॉइंट है सी 0,3। तो बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। देखो अब ये दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। वैसे तो ये 1,3/2 लग रहा है, 2.5 है ना, 5/2, 1,5/2। लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं रफ में सॉल्व करता हूं। देखो मैं पेन से सॉल्व कर देता हूं ताकि तुम्हें अच्छी तरह दिख सके। एक लाइन है हमारी 5x + 2y = 10, और एक लाइन है 3x + 5y = 15। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं यूज करूंगा अपना क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड। x अपॉन इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 5 30, 30 - 50, 30 - 50 -20 हो गया, 30 - 50। अब y अपॉन उल्टा चलेंगे, 30 - 45, 30 - 45 माइनस का 15, और -1 अपॉन इसको छोड़ दो, 25 - 6, 25 - 6 यही आ रहा है। देखो तो 25 - 6 कितना होता है? 19। तो x कितना आ गया? 20/19, और y कितना आ गया? 15/19। अब देख लो, हो गया ना गड़बड़। 20/19 तकरीबन 1 है, तो ये 1 ही दिखाई दे रहा है। लेकिन आई थिंक मैंने थोड़ा से गलती कर दी है, यहाँ पे 15 नहीं आना चाहिए था। एक बार मैं फिर देखता हूँ। स्टूडेंट्स गलती हो गई है, देखें ज़रा, ये लाइनें ठीक लिखी हैं मैंने। 5x + 2y = 10, ये भी ठीक है। 3x + 5y = 15, ये भी ठीक है। तो y अपॉन 30 - 75 आएगा। सॉरी मैंने 45 समझा, क्योंकि 5 × 15 है। हाँ, ये मेरी गलती है। 30 - 75, तो ये माइनस का 45 आएगा। यहाँ पे 45 आएगा स्टूडेंट्स। तो ये आएगा 45/19। तो ये रफ पार्ट है, तुमने फेयर में करके दिखाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो देखो, अब मैंने जो पिछले ही क्वेश्चन में तुम्हें कहा था कि कैसे कोऑर्डिनेट्स आ जाते होते हैं, इसमें देख के तो हमें लग रहा था कि 1
कॉमा 2.5, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके हैं कोऑर्डिनेट्स 20/19 कॉमा 45/19। देखो है ना अजीब बात। तो खैर चलो, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि इनको सॉल्व करना ही बेहतर है। तो हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम रिजल्ट तैयार करते हैं। रिजल्ट तैयार करने के लिए हम वो बॉक्स बनाएंगे पॉइंट्स वाला। तो पॉइंट्स, पहला पॉइंट है A 2,0, दूसरा पॉइंट है B 20/19 45/19 और तीसरा पॉइंट है C 0,3। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या था? वो था, देखो 5x + 3y। तो 5x + 3y, वैल्यू ऑफ z एट a इज इक्वल टू, यहां 2 पुट किया तो 10 आ गया, क्योंकि y की जगह 0 पुट करेंगे। z एट b, अब इसको हमें सॉल्व करना है ध्यान से। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं अलग से। देखो अलग पेज पे रफली सॉल्व कर लेते हैं। करें देखो 5 × 20/19 + 3 × 45/19, तो ये बन गया 100/19 प्लस 45 3 दा कितना 135 आई थिंक। देखो करके देखो, 3 5 दा 15, 5 और 1 कैरी ओवर, तो 3 4 दा 12, तो 135। तो ये हो गया 235/19। लेकिन यहाँ पे तो हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज देखनी है, तो उसके लिए हमें p/q फॉर्म में नहीं करना है इसको हमने सॉल्व करना है अब, तो डेसिमल प्लेसेस में। तो 19 1 दा 19, 4 बचा 45। अब 19 2 दा कितना होता है 38, तो 2 से ही जाएगा 38, 7 रह गया और 0 लग गया, पॉइंट लग गया। तो अब 70 है, तो बताओ अब 19 का टेबल चलाओ आगे। 19 5 दा तो 95 होता है, 19 4 दा 76, तो 19 3 दा ही जा सकता है। तो लिखने की जरूरत नहीं, बस 12.3 हमें पता चल गया। तो यहाँ पे आ गया अप्रॉक्सीमेटली 12.3। और z एट c, वैल्यू c पर इसकी कितनी है? देखो x की जगह 0 और y की जगह 3, तो आ गया 9। तो अब हमने करना क्या था? हमने करना था इसको मैक्सिमाइज। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है हमें दिखाई दे रही है, उसके आगे हमने मैक्स लिख दिया और इस टेबल को कर दिया कंप्लीट, ताकि हमें हमारा एग्जामिनर पूरे नंबर दे। और अभी हम रिजल्ट लिखेंगे तब कंप्लीट होगा ये सोल्यूशन। तो देयरफॉर z max इज इक्वल टू 12.3 एट 20/19 कॉमा 40/19, और इस तरह से हमारा रिजल्ट आ गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करने हैं। और मैं तुम्हें बताऊं, क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 ये तुम अपने आप करोगे। अगले वीडियो में मैं इससे आगे चलूंगा। और अगर, जो कि मैं हर वीडियो में कहता हूं तुमको, अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन अपनी बुक का सॉल्व करवाना है, एनसीईआरटी की बुक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, तो तुमने क्या करना है? तुमने कमेंट में मुझे क्या लिख के भेजना है? 10+2 एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का नंबर, क्वेश्चन का नंबर। तो मैं समझ जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन तुम सॉल्व करवाना चाहते हो। और अगर तुम्हें अच्छा लगे तो कमेंट में मुझे 1 to 5 के स्केल पर रेटिंग ज़रूर देना, तुम्हें कैसा लगा वीडियो। अगर कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर देना, जो कि मैं कर पाऊंगा तो ज़रूर करूंगा। और स्टूडेंट्स, ट्यूशन से तुम मुक्त हो सकते हो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके तुम फॉलो करते हो सारे वीडियोस को, जो कि चैप्टर वाइज हैं। और जो तुम ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, ये क्वेश्चन मैं वहाँ पे पोस्ट करूँगा जहाँ पे कम्युनिटी सेक्शन है। तो कम्युनिटी सेक्शन को अगर तुम चेक करोगे, जो कि प्लेलिस्ट के साथ ही है, मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करोगे, उसमें तुम्हें कम्युनिटी और प्लेलिस्ट दोनों मिल जाएंगे। तो कम्युनिटी सेक्शन में तुम्हें इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इनकी प्रैक्टिस करो। 4 मार्क्स के पक्के क्वेश्चन है या 6 मार्क्स के पक्के क्वेश्चन है, ये आएंगे पेपर में। बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।